बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, दैट इज डे 5 ऑफ आवर वर्कशॉप। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि ये हमें 15 मार्क्स देने में हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, हम इसकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब जस्ट क्या करना है, चीजों को कंपाइल करना सीखना है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की इनकम। हमने कहा ठीक है, कंपनी का आपके पास जो टैक्स है वो लगता है टीडीबी पे, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट अराइजिंग इन द अकाउंटिंग पीरियड। हमने कहा ठीक है, हमने कहा अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम कितने मंथ्स का हो सकता है, 12 मंथ्स का। सर अगर बड़ा पीरियड हो तो क्या करेंगे बेटा, बड़ा पीरियड होगा तो उसको टू में स्प्लिट कर देंगे, एक फर्स्ट 12 मंथ्स और एक रिमेनिंग मंथ्स। हमने कहा ठीक है, रेजिडेंस स्टेटस ऑफ अ कंपनी, अगर कोई कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेट हो गई है तो नो मैटर वो कहीं से भी कंट्रोल हो, वो यूके रेजिडेंट कहलाएगी। अगर कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है तो कंपनी यूके रेजिडेंट कहलाएगी, नो मैटर उसका कंट्रोल कहीं से भी हो। लेकिन अगर कंट्री यूके में इनकॉर्पोरेट नहीं है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है, लेकिन उसके डायरेक्टर्स यूके में हैं, उसका पूरा कंट्रोल यूके से हो रहा है, इट विल ऑल्सो बी यूके रेजिडेंट। तो आप रजिस्टर्ड यूके में हुए तो आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड कहीं और हो लेकिन आपका कंट्रोल यूके से हो रहा है, तो भी आप यूके रेजिडेंट कंपनी कहलाओगे। सर कंपनी पे टैक्स लगाने का तरीका क्या होता है, कंपनी में बनता है मेन फॉर्मेट। क्या बनता है बेटा, मेन फॉर्मेट। यहां आप तमाम इनकम्स कैलकुलेट करते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली गिवन होती है, चार्जेबल गेन्स कैलकुलेट किया। सर कंपनी के चार्जेबल गेन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सिंपल वर्डों में लिखूंगा, सेल प्रोसीड अनइंडेक्स गेन लेस इंडेक्सेशन अलाउंस, ये कंपनी का चार्जेबल गेन। सर इंडेक्सेशन अलाउंस क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर अगर गिवन ना हो तो आपके पास एक इंडेक्सेशन फैक्टर गिवन होगा, उसको आप अगर अपनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा इंडेक्सेशन अलाउंस। क्लियर है बच्चों, सारी इनकम निकालिए, आगे टोटल प्रॉफिट माइनस कर देंगे क्यूसीडी, क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन, डोनेशन टू रजिस्टर्ड चैरिटी। ये ट्रेडिंग से डिडक्ट नहीं होगा, मेन फॉर्मेट से डिडक्ट होगा। टोटल प्रॉफिट में से क्यूसीडी माइनस क्या आ गया, टीटीपी, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। जो रेट होगा टैक्स का वो इस पे अप्लाई होगा। लेकिन सर जब रेट इस पे अप्लाई होगा तो ये क्या चीज गिवन है, डिविडेंड फ्रॉम अनकनेक्टेड कंपनी। बेटा अनकनेक्टेड कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जो आपकी एसोसिएट ना हो, आपकी सब्सिडरी ना हो, जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग 50% और लेस हो, उस कंपनी को कहते हैं अनकनेक्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी के डिविडेंड होंगे तो लेंगे, एसोसिएट और सब्सिडरी के डिविडेंड नहीं लेंगे। क्या आ गया, ऑगमेंटेड प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा, ऑगमेंटेड प्रॉफिट। ये जो परसेंटेज लगेगी वो परसेंटेज कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा एपी पे, लेकिन अप्लाई किस पे करेंगे, टीटीपी। टीटीपी मींस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। बच्चों क्लियर है, आगे चलूं, बच्चों क्लियर है। यस सर, क्लियर है। बेटा कोई सवाल, फातिमा आप बोले, इकरा, खतीजा। सर वो आपकी आवाज कट गई थी कि जो साइड पे आपने फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये किसकी वर्किंग है? ये चार्जेबल गेन की वर्किंग है बेटा, ये वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4। सही है बच्चों, आगे चलूं। जी सर, आगे चलें। हमें कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे चलते रहे और हमने यहां तक पहुंच गए। ठीक है, रेट कितना होगा एपी पे डिपेंड करेगा, अप्लाई किस पे होगा, टीटीपी, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। सर 23-24 है, रेट सेम है। अगर आपकी कंपनी का एपी 50 से कम है तो रेट कितना बेटा, 250, या उससे ज्यादा है तो कितना लगेगा आपके पास, 25। और अगर इन दोनों के बीच में है तो पहले फुल रेट लगाओ और उससे माइनस कर दो मार्जिनल रिलीफ। 50 से कम 19, 50 से ज्यादा 25,
बीच में तो फुल रेट। क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? सर ये MR किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट 250 माइनस AP, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 3/200 इंटू TTP अपॉन AP। एक और बात सुन लें, ये जो रेट मैंने अभी बताए हैं ये एक कंपनी और 12 मंथ्स के लिए हैं। एक कंपनी और 12 मंथ्स की हैं। अगर ग्रुप में कंपनी ज्यादा होंगी तो लिमिट्स डिवाइड हो जाएंगी। मंथ अगर शॉर्ट होंगे तो ये लिमिट्स अपॉर्शन होने के बाद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे जी चलूं? सर। जी सर। सर जो टीटीपी का फॉर्मेट आपने समझाया है वहां पे इनकम आएंगी कैसे? सबसे पहले वर्किंग वन करेंगे ट्रेडिंग इनकम कंप्यूटेशन। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पे एग्जामिनर का असेस करने का तरीका अलग है। आपको एक ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन होगा जो एज पर अकाउंटिंग रूल्स होगा, एज पर अकाउंटिंग रूल्स होगा। उसमें आप ऐड कर लोगे नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जिसको टैक्स नहीं मानता और आपने अकाउंटिंग से माइनस किया हुआ है। टैक्स वाले कहते हैं मेरी नजर में एक्सपेंस ही नहीं है और मैं अकाउंटिंग में माइनस कर चुका, तो इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या कर देते हो? एड बैक। क्या कर देते हो? एड बैक। कुछ डिडक्टेबल ऐसे एक्सपेंस हैं जो अभी तक डिडक्ट नहीं हुए, जैसे कि कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस ये यहां पे यूज नहीं होगा। इस बात को कान खोल के सुन लेना। आप सबको अकाउंट्स बनाने आते हैं कंपनी के, ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, और इंडिविजुअल की भी आते हैं। मैं जरा रिपीट कर रहा हूं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एड अदर इनकम। आता है नहीं आता? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्स प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस। ऐसे होता है ना बेटा? यस सर। ऐसे होता है। अब सुनो सर, जो अपनी अदर इनकम का उस पर क्या क्या आता है अकाउंटिंग में, जरा मैं बताता हूँ। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो रेंटल इनकम, कोई बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए में तो उसका इंटरेस्ट, कोई पीपी बेचा तो गेन ऑन डिस्पोजल। ऐसी बात है, यही होता है अदर इनकम। यस सर। टैक्स वाले कह रहे हैं मैं तुमसे ट्रेडिंग इनकम निकलवा रहा हूं और तुम मुझे ट्रेडिंग इनकम को डाइल्यूट करके दे रहे हो, उसमें बहुत सारी इनकम और ऐड करके दे रहे हो, तुम मुझे प्योर ट्रेडिंग इनकम निकाल के दो। मैंने कहा फिर रेंटल इनकम का क्या करेंगे? बोलेगा भाई रेंटल इनकम डायरेक्ट कहाँ जाएगी? टीटीपी के फॉर्मेट में। सर गेन कहाँ जाएगा? डायरेक्ट टीटीपी के फॉर्मेट में। सर ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? डायरेक्ट टीटीपी के फॉर्मेट में। तो अगर ट्रेडिंग इनकम में गलती से कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम, कौन सी इनकम? कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम, मैंने एग्जांपल दे दी नॉन ट्रेडिंग इनकम की, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम शामिल हो गई हो, तो उसको एज इट इज माइनस कर देना। कैसे माइनस करना? एज इट इज। देखो कोई चीज गलती से प्लस हो गई हो तो उसके इफेक्ट को खत्म कैसे करोगे? गलती से माइनस कर दो। सर अगर गलत कैलकुलेट हुई हो, तुम नहीं देखना अभी, ट्रेडिंग इनकम कंप्यूट करते टाइम जितने से ऐड किया है उतने से ही माइनस करना, तभी तुम्हारा इफेक्ट नलीफाई होगा। एम आई राइट और रॉन्ग बेटा? यस सर, यू आर राइट। यस अगर सर। ट्रेडिंग इनकम में गलती से कोई और इनकम ऐड हो गई हो तो उसको एज इट इज माइनस कर देना, उसको एज इट इज माइनस कर देना। लेकिन एक अल्फाज और कह रहा हूं, कहने को कहने का सर बिल्कुल नॉर्मल सी बात करें, अगर इंक्लूड हो गया हो तो। सर अगर इंक्लूड ना हुआ हो तो फिर माइनस करने की क्या जरूरत है? क्लियर है? यस अच्छा सर। सर, ट्रेडिंग इनकम के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको ये पता है फिर भी बता रहा हूँ। सर ट्रेडिंग इनकम में क्या क्या चीजें नॉन डिडक्टेबल है? फाइन्स एंड पेनल्टीज नॉन डिडक्टेबल है, सिवाय एम्प्लॉय की पार्किंग फाइन जो एम्प्लॉयर पे करता है। डेप्रिसिएशन नॉन डिडक्टेबल है। अगर सब्सक्रिप्शन किसी ट्रेड रिलेटेड बॉडी को दिए, जैसे तुम एसीसीए को दे रहे हो और तुम एक अकाउंटेंट हो, ठीक है, तुम्हारी एक फर्म है, तो अलाउड है। चैरिटेबल डोनेशन डिडक्टेबल है, प्रोवाइडेड दैट इट इज मेड टू द लोकल चैरिटी। पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर देना नॉट अलाउड। इंप्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो अलाउड। कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हो तो तीन कंडीशन देखना, 50 पाउंड से कम हो, कंपनी की प्रमोशन हो रही हो, और ईडेबल आइटम ना हो। ईडेबल आइटम ना हो। अगर ये तीन कंडीशन मीट होंगी तो गिफ्ट टू कस्टमर अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट वो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। क्या मतलब है सर? लॉयर को फी दिए ताकि किसी कस्टमर से डेट कलेक्ट कर सकें, उसके अगेंस्ट केस करना था, अलाउड, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए लीगल एडवाइजर की सर्विस ली है, नॉट अलाउड। अगर हाई इमिशन गाड़ी होगी जिसका CO2 रेट 50 ग्राम से ज्यादा होगा तो लीजिंग चार्जेस 15% क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड। कितने परसेंट? सर नॉर्मल कार होगी तो अलाउड। सिर्फ किसके लिए? हाई इमिशन गाड़ी का। जैसे बोलेंगे हमने ना लीजिंग कॉस्ट इन करके 10,000 की और गाड़ी का CO2 रेट है 60 ग्राम पर किलोमीटर, तो मैं 10,000 का कितना परसेंट ऐड कर दूंगा? प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, बिजनेस स्टार्ट करने से 7 साल पहले तक के खर्चे इस तरह अलाउड हैं जैसे कि ये ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद इनकर हुए। सर जैसे बड़े बड़े बिजनेस है, जैसे अलबेक है, पाकिस्तान आ रहा है, हो सकता है उसको आने में 2 साल मजीद लग जाए, लेकिन 2 साल पहले से मार्केटिंग शुरू हो गई है। तो सर जब अलबेक वाले यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही अपने तमाम प्रीवियस 2-3 साल के एक्सपेंस इस तरह माइनस करेंगे जैसे वो एक्सपेंडिचर ट्रेड स्टार्ट होने से पहले नहीं, ट्रेड स्टार्ट होने के बाद इनकर्ड हुए। क्लियर है? अच्छा, कुछ याद आ रहा है? लीज इनकम कैसे निकालते थे? जल्दी बताओ फॉर्मूला बेटा। लीज इनकम का फॉर्मूला क्या है? 2% n-1 multiply by lease. LP multiply by n-1 2% into LP. LP इज इक्वल टू 2% ऑफ n-1 इंटू LP। ऐसी था बेटा। अगर टेनेंट ने लीज पे ली है तो उसका एक्सपेंस होगा, तो उसको पहले नंबर ऑफ इयर्स में डिवाइड करोगे, फिर मंथ अपॉन 12 करोगे, ये उसका क्या आ जाएगा? डिडक्टेबल एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? डिडक्टेबल एक्सपेंस। लैंडलॉर्ड के लिए डिवाइड नहीं होता, टेनेंट के लिए डिवाइड होता है। लैंडलॉर्ड के लिए नहीं, किसके लिए? टेनेंट के लिए। सर ये लीज प्रीमियम एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, ये जी हाँ ये बेटा, जी बिल्कुल बेटा, इसको लीज प्रीमियम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं। बेटा क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। जरा 2 मिनट रुक के आप लोग ये याद कर ले, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे दें, याद कर ले सारे बच्चों। क्लियर है? आगे चलो। यस सर, आगे चले। आंखें बंद करो, 2 मिनट कैपिटल अलाउंस रिवाइज करो, सोचो क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एक मेजर चेंज लेके आने वाला हूँ। 2 मिनट कैपिटल अलाउंस सोचो क्या क्या पढ़ा था, मैं रिपीट करता हूँ। सर कैपिटल अलाउंस पर्पस के लिए एसेट 2 तरह के, विद आईए विदाउट आईए, है ना बेटा? ऐसी है। आईए मिलता है किस पे? स्पेशल रेट पूल पे, ठीक है, जनरल पूल पे और शॉर्ट लाइफ एसेट पे। विदाउट आईए में क्या आती है? गाड़ियां आती हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसी है। यस सर। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बात समझो, आईए पहले मिलता था एसआरपी के आइटम पे, जिसपे लॉन्ग लाइफ एसेट, इंटीग्रल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऐसी था। फिर मिलता था जनरल पूल के आइटम पे, ऐसी है बेटा। यस सर, ऐसा ही है। कार होती थी, Yes. लो मिशन कार जनरल पूल, हाई मिशन कार Standard special rate pool. जीरो इमिशन कार FI। एफआई। Why? डिस्पोजल होती तो हम क्या करते थे? जो भी आइटम जहां से करता है उसी में से लेस कर देंगे, उस पूल में से। जिस आइटम से उस पर्टेन pool में करता है वहीं से माइनस पूल का करेंगे। आइटम है, उसी पूल में से लेस कर देंगे। सिंगल एसेट पूल होगा, सिंगल एसेट कॉलम होगा तो गेन या लॉस आ जाएगा, यानी बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज। मल्टीपल Yes. एसेट पूल कॉलम होगा तो सिर्फ पूल का बैलेंस कम होगा, ऐसी है। यस सर। Yes. अगर सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद बैलेंस 1000 हो जाए तो WD चार्ज करने के बाद क्या कह देते हैं उसको? स्मॉल पूल माफ कर देते हैं। WPA। अब कुछ बातें सुन लो। कंपनी में नो प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज है, डायरेक्टर का प्राइवेट यूज है, मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय का यूज, डायरेक्टर का यूज, बिजनेस यूज। क्लियर है? यस सर। शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड का तो आपको बता चुका हूं। AIA और WD क्या हो जाएंगे? अपॉर्शन। फर्स्ट ईयर अलाउंस नेवर अपॉर्शन फॉर शॉर्ट पीरियड। क्लियर है? ये रूल सिर्फ कंपनी के लिए है। तुम याद करो, जब मैं कैपिटल अलाउंस करा रहा था तो मैंने एक सवाल ऐसा कराया था जिसमें 2
पीरियड के कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करवाए थे, याद है बेटा? कुछ याद आया? कैपिटल अलाउंस का जो सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने 2 अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करवाए थे। यस सर। वो क्यों करवाए थे? उस पॉइंट के लिए करवाए थे। देखो कभी कभी ऐसा होगा, एक सवाल ऐसा भी बताना मुझे जल्दाना कि सर आपने सवाल कराना है, भूलना नहीं है। अगर कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड 15 मंथ्स होगा तो हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 12 और 3। 12 का कैपिटल अलाउंस अलग निकालेंगे, 3 का अलग निकालेंगे। 3 का कैपिटल अलाउंस अलग निकालेंगे और डिडक्ट करेंगे, और जो 3 वाला होगा वो क्या हो जाएगा? अपोर्शन। क्या क्या पोर्शन होगा ये तो तुम्हें पता ही है, एआईए और WD। जो एडिशन फर्स्ट 12 मंथ्स की होंगी वो यहां ले लोगे, जो डिस्पोजल फर्स्ट 12 मंथ्स की होंगी यहां ले लोगे, जो एडिशन लास्ट 3 मंथ्स की होंगी यहां ले लोगे, जो डिस्पोजल लास्ट 3 मंथ्स की होगी यहां ले लोगे। ऐसी है बच्चों, क्लियर है? यस सर। ये भी बता दिए। आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी, देखिए मैं कुछ चीजें भूल जाऊं ना, देखिए मैं तो, मेरे पास तो 10 साल काम और भी हैं, आपके पास पढ़ना ही है सिर्फ, है ना बेटा? अब मेजर चेंज आ गया, इनहांस कैपिटल अलाउंस, ईसीए, इनहांस कैपिटल अलाउंस। पहली बात, ये रूल ओनली फॉर कंपनीज है, ठीक है? अगर आपकी कोई नए एसेट होंगे, प्लांट या मशीनरी, क्या होंगे? प्लांट या मशीनरी, उस पे क्या मिल जाएगा? और कौन से प्लांट या मशीनरी? जर्नल पूल वाले। कौन से वाले बेटा? जर्नल पूल वाले। तो एआईए के बाद उस पे क्या मिल जाएगा? 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस आफ्टर एआईए। कहां बेटा? आफ्टर एआईए। और जो स्पेशल रेट पूल के आइटम होंगे, तो क्या होंगे बेटा? स्पेशल रेट पूल के आइटम होंगे, यानी लॉन्ग लाइफ एसेट या इंटीग्रल कंपोनेंट्स, उन पे पहले एआईए और उसके बाद क्या मिलेगा? 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस। 100% फर्स्ट ईयर 50%। सर आप क्या कहना चाहते हैं? 50%। बेटा ऐसे रेस कर दो नीचे से। यस सर, कर दें। सब उसको हमारे पास एक लॉन्ग लाइफ एसेट था 1.2 मिलियन का, पहले क्या मिलेगा इस पे? ये 1 क्या मिलियन बेटा? 200,000। 1M लिख दे। बच कितना गया? जब हम इंडिविजुअल करते थे तो हम डायरेक्ट इसको कहां लेके आ जाते थे? एसआरपी में। कहां पे? SRP। अभी 2 लाख यहीं रहेगा, इस 2 लाख में से मजीद 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस 100,000 और 100,000 उधर। और जो 1 लाख बच गया उस पे नेक्स्ट ईयर क्या मिल जाएगा? WD। क्या मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर? WD। सर इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इकरा तुम्हारा सवाल भी शायद यही था आज। इकरा तुमने सर पता था मुझे। यही था ना बेटा? जी सर। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो अमाउंट बचेगा इस पे करंट ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीए लगेगा। year। कब? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। आए देखिए, यहाँ पे पढ़ना बेटा, देखो ये लाइन पढ़ो। जी सर, हो गया। नॉट कवर्ड बाय एआईए, एआईए अप्लाई करने के बाद 50% एफआई, द रिमेनिंग 50% इज देन ट्रांसफर टू स्पेशल रेट पूल एंड विल बी एलिजिबल फॉर 6% डब्ल्यूडीए फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड। सही बात है बेटा? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सर जी बेटा। सर अगर जनरल पूल का भी होगा तभी पहले 100% एआई और उसके बाद 50% फर्स्ट ईयर नहीं, और उस पे 100% है, उस पे 100% है बेटा। आ रहा हूँ उस पे 50% नहीं है। नहीं, उसमें 50% नहीं है, उस पर 100% है, ठीक है? उस पे देखो क्या बताया था बेटा, यहाँ पे देखो ना, बताया था मैंने 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस उस पे एआईए, फिर 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस। एक और बात सुन लो, ये पढ़ो लाइन, मैं बताता हूँ। सर सपोज करें आपके पास एक मशीन थी 60,000 की। सर 60,000 में मैं एआईए भी क्लेम कर सकता था, एफआईए भी। मैंने आपको फिलहाल क्या रूल बताया, आप पहले एआईए क्लेम करोगे। अब ऐसा क्यों है? सपोज करो मैंने इस पे 100% एफआईए क्लेम किया होता, अब जब इसकी डिस्पोजल होती, क्या होती? जब इसकी डिस्पोजल होती फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर, तो जितने भी सेल प्रोसीड होंगे
से इट 8,000 32,000, तो सारे के सारे कैपिटल अलाउंस कॉलम में चार्ज हो जाएंगे एज बैलेंसिंग चार्ज। क्या चार्ज हो जाएंगे? बैलेंसिंग चार्ज। मेरी बात समझ लो, नुकसान क्या हो रहा है? खरीदते टाइम तो शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बेचते टाइम क्या नुकसान होगा? अगर तुमने किसी एसेट पे 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस क्लेम किया है, तो जिस साल तुम बेचोगे तो उसके सेल प्रोसीड जनरल पूल से नहीं जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट सेल प्रोसीड एज अ नेगेटिव आइटम कहां चले जाएंगे? बैलेंसिंग चार्ज। सर बैलेंसिंग चार्ज कोई बुरी बात है? हाँ बेटा बुरी बात है। बैलेंसिंग चार्ज से आपका कैपिटल अलाउंस कम होता है और अल्टीमेटली आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम बढ़ जाता है। ज्यादा होता है। बच्चों क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मैं एआईए क्लेम करने का क्यों कह रहा हूं जनरल पूल पे। क्लियर है? क्लियर डन है? है सर। जी सर, डन। एक चीज इसमें और समझ लो, खुद पढ़ लो। सुपर डिडक्शन। सर आज से कुछ साल पहले, कोरोना आज से काल कुछ में। साल पहले 2021 से लेके 2023 में एक रूल आया था। वो रूल क्या था? वो रूल ये था, आप प्लांट परचेज करो 60,000 का और आप उस पे 130% क्लेम कर लो कैपिटल अलाउंस। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 60,000 इंटू 1.3 कितना बेटा क्लेम करूंगा? 78,000। ये रूल कब आया था? कोविड के टाइम में। किस टाइम में? कोविड के टाइम में, ताकि कंपनी को इनकरेज करें कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, अब ये रूल एक्विजिशन का नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, अगर कोई ऐसा एसेट जिसमें तुमने सुपर डिडक्शन यानी 130% क्लेम किया था, अब उसको बेचोगे तो उसके डिस्पोजल का 100% क्या राइज होगा? बैलेंसिंग चार्ज। क्या राइज होगा? बैलेंसिंग चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सीट्स। तो भाई मैं सिंपल कर देता हूं, बहुत सिंपल कर रहा हूं, बात सुनना। इंडिविजुअल में क्या करते थे? पहले एआईए एसआरपी पे, फिर जनरल पूल पे। ठीक है, ऐसा था। और एआईए चार्ज करने के बाद जो भी कॉलम, जो भी एसेट होता था, वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में चले जाता था। कंपनी में क्या होगा? पहले एसआरपी पे एआईए मिला, उसके बाद जो अमाउंट बच गया, ठीक है, उस पर 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस, और जो 50 बचा उस पर नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीए लगेगा। मेन पूल का आइटम होगा पहले एआईए, एआईए के बाद 100% एफआईए। और जब भी कभी ये आइटम बेचोगे, जब भी कभी ये आइटम क्या कर रहे होगे? बेच रहे होगे, तो इनके जो प्रोसीड्स होंगे वो आपके पास डायरेक्टली बैलेंसिंग चार्ज के तौर पे अराइज हो जाएंगे। ये लाइन पढ़ लो बेटा। कि 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस वाज क्लेम ऑन द एंटायर परचेज ऑफ एसेट। कितने परसेंट प्रोसीड्स का? जहां 100% था वहां 100%, या 50% था वहां पे। बच्चों चलो आगे। फातिमा, फखर, फैजान, इकरा। सर इट मीन्स कि जहाँ पे yes, हम sir. जितनी जितनी क्लेम करेंगे एफवाई, लाइक अगर हमने कहीं पे 100% क्लेम की है तो वो उतना ही बैलेंसिंग चार्ज होकर आपके कैपिटल अलाउंस को डिक्रीज करेगा। अगर वाह 50% क्लेम की है तो वो 50% से डिक्रीज करेगा। जी जी तो जी बाकी जी का 50% किधर जाएगा? भाई बाकी 50% का तो ऑलरेडी कैपिटल 50% हाउस में जा मेन पूल चुका में था। जाएगा। 50% को पूल में ले जाओगे, 50% को पूल में ले जाओगे। ओके, तो मतलब प्रोसीड्स का आपका 50% जो है वो उधर हाँ, कैपिटल अलाउंस पे चला गया और 50% जो है वो पूल में चला गया ये और वो पूल नहीं है, के बैलेंस को रिड्यूस करेगा। ये वो नहीं है। अगर एसआरपी का ऐसा आइटम है जिसपे आपने हम्म 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस क्लेम किया था, या तो अगर उसके डिस्पोजल होगी तो 50% कैपिटल अलाउंस में जाएंगे एज बैलेंसिंग चार्ज, और 50% एसआरपी के कॉलम से क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। सही है? यस सर। इकरा बहुत सही ने माशाल्लाह, आप टैक्स की टीचर बन सकती हैं। आपका ताल्लुक कौन से शहर से है? सर सियालकोट। शाल शेर मलिक के शहर से। सानिया सर मलिक पहले का, हम हैदराबाद रहते सानिया थे। मलिक का ससुराल। मैंने सुना है सियालकोट वालों को जो है ना, बाहर जाने का बहुत शौक होता है। क्या ये बात सही है? सर पता नहीं, हम हैदराबादी थे, अब सियालकोट में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, हो सकता है। तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं? क्या कोई बिजनेस करते हैं किसी चीज का? नो सर, बिजनेस नहीं है। बाबा इलेक्ट्रिशियन है अच्छा, तो good. उनका अपना बाबा जो है वो इलेक्ट्रिक के प्राइवेट जॉब इलेक्ट्रिशियन है है। और आप टैक्स की इलेक्ट्रिशियन है।
सर मैं एकेडमीज में टीचिंग करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, गुड है, अच्छी बात है ये तो, अच्छी बात है ये तो। अकेडमीज में आप करती हैं, ओके नाइस। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैथ्स एंड कंप्यूटर। ऑनलाइन ही पढ़ाती हैं कि नहीं? ऑनलाइन नहीं, फिजिकल पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाएं तो आपको फायदा होगा, ज्यादा कमाई इसमें है। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन भी हो तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा तरीका, आप मुझसे पूछिएगा। अच्छा भाई, अल्लाह मियां अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अच्छा भाई जल्दी से आ जाएं, 5 मिनट का और रह गया। पहले प्रॉपर्टी इनकम बता दूं भाई। भाई जल्दी आप बताएं, मुझे प्रॉपर्टी इनकम के बारे में बताएंगी फातिमा। फातिमा, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉपर्टी इनकम? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, कंपनी की प्रॉपर्टी इनकम एक्रूअल बेसिस पे होगी। फातिमा, एक्रूअल बेसिस पे हम प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालते हैं, जल्दी बताएं। फातिमा, ओवर टू यू। एक्रूअल बेसिस पे फातिमा हम प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालते हैं? फातिमा, आई एम आस्किंग यू। फातिमा, कैन यू हियर मी? फैजान, आप बताएंगे कैसे निकालते हैं प्रॉपर्टी इनकम एक्रूअल बेसिस पे? सिंपल तो ये है कि रेंट जो इंकर्ड हो, रेंट जो Earn अर्न हो। की है, अर्न हाँ, की है, और एक्सपेंस जो इंकर्ड किए हैं उनको माइनस करके खत्म, तो बस खत्म, कोई बात ही नहीं है, कोई कोई बात ही नहीं है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इतना सही बताया इन्होंने। यस सर। अब मैं आपको इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस के बारे में बता रहा हूं, उसको कहते हैं लोन रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? लोन रिलेशनशिप। क्या देखो बेटा, इंटरेस्ट या तो आपका क्या होगा, एक्सपेंस, या आपकी क्या होगी, इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंस दो पर्पस के लिए हो सकता है, ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सर मैंने कोई ओडी फैसिलिटी दी है अपने ओवरड्राफ्ट को मैनेज, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। मैंने कोई और शॉर्ट टर्म लोन लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए। मैंने किसी एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया है। इन तमाम को हम कहते हैं ट्रेडिंग पर्पस। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस। अगर ट्रेडिंग पर्पस का इंटरेस्ट है तो डिडक्ट भी कहां से होना चाहिए? ट्रेडिंग इनकम। क्लियर है बच्चे? इन्वेंट्री मैनेज करने, रिसीवेबल मैनेज करने, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने, किसी प्लांट या मशीनरी को परचेज करने के लिए अगर तुमने कोई लोन लिया है, लोन नोट्स इश्यू किए हैं, तो उसका इंटरेस्ट कहां से डिडक्ट करोगे? ट्रेडिंग इनकम। सर अगर नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट है किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी किसके लिए बेटा? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तुमने इनकर किया है, तो डू नॉट डिडक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम। डू नॉट डिडक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग की एक्सपेंस ट्रेडिंग से माइनस करो, नॉन ट्रेडिंग जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको ट्रेडिंग से माइनस ना करो। सर अगर गलती से माइनस हो गया हो तो, गलती से माइनस हो गया हो तो ऐड एड बैक। बैक। इंटरेस्ट इनकम। सर इंटरेस्ट इनकम, आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम गिवन हो उसको तो जाना ही कहां पे? टीडीपी के मेन फॉर्मेट में। कहा जाना है? टीडीपी के मेन फॉर्मेट में। उस इंटरेस्ट इनकम में से आप नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस को नॉक ऑफ करोगे, और जो तुम्हारी नेट इंटरेस्ट इनकम होगी वो टीटीपी के फॉर्मेट में चली जाएगी। सर इन शॉर्ट में कहना पता क्या चाह रहा हूं, इंटरेस्ट चाहे ट्रेडिंग का हो चाहे नॉन ट्रेडिंग का, माइनस दोनों होंगे, बस जगह अलग अलग है। ट्रेडिंग का होगा तो ट्रेडिंग से माइनस कर दो, नॉन ट्रेडिंग का हो तो ट्रेडिंग से माइनस नहीं करो, मेन फॉर्मेट में इंटरेस्ट इनकम के साथ क्या कर दो? नॉक ऑफ कर दो। इसको कहते हैं लोन रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बेटा? लोन रिलेशनशिप। बच्चों क्लियर है? बच्चों क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। जी सर, अभी तक क्लियर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों माइनस होंगे, ट्रेडिंग भी माइनस होगा, नॉन ट्रेडिंग भी। बस फर्क क्या है? ट्रेडिंग आपके पास कहां से माइनस होगा? Trading। ट्रेडिंग से। नॉन ट्रेडिंग ट्रेडिंग से माइनस नहीं होगा, मेन फॉर्मेट में इंटरेस्ट इनकम से क्या हो जाएगा? नॉक ऑफ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? देखो मैं अगर तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया ना तो तुम्हारी गलती होगी। लॉन्ग सर अकाउंटिंग क्या पीरियड, याद कर क्या लॉन्ग याद कराना? अकाउंटिंग, लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड के सवाल कराना है सर एक। श्योर श्योर करवा देना। बेटा 5 मिनट आंखें बंद करके सोच लो क्या क्या पढ़ा है, बस 5 मिनट सोचो। मैं सवाल सोचता हूँ, क्या उनसे सवाल से स्टार्ट करूं। जल्दी जल्दी सोच लो बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। क्या क्या पढ़ के आए हो बच्चों? क्लियर है? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए सब अलाउ, सप्लाई को डिटेन करोगे नॉट अलाउ,
कस्टमर को एंटरटेन किया होगा, नॉट अलाउड। एंटरटेनमेंट सिर्फ कस्टमर को अलाउड, सॉरी एम्प्लॉयज को अलाउड है। गिफ्ट टू कस्टमर अलाउड है, 3 कंडीशन मीट हो, खाने पीने की चीजें ना हो, कंपनी की प्रमोशन हो, और पर गिफ्ट की कॉस्ट 50 पाउंड से कम हो। अल्लाह का नाम लेके सवालों पे आ जाते हैं। सर अगर 4 टैक्स पक्के आते हो पास हो जाता है बंदा। सीटी, आई इनकम, यार ये बड़ा आईएसटी और ये बड़ा सब्जेक्टिव से सवाल किया तुमने, जो बात है ना सर मतलब यकीन है सीजीटी की हालात खराब है। बाकी सब ठीक है। मेरी बात मान लो, सीटी फॉर कंपनीज कर लेना, सीजीडी फॉर कंपनीज। कंपनी इसलिए कह रहे सीजीटी आप करवाना है और लाजिम रिव्यू थोड़ा सा रिवाइज। सर सीजीटी फॉर कंपनी से पहले इंडिविजुअल करें, वही बेसिक्स बनाने के लिए, ये डायरेक्ट कर लें कंपनी। कंपनी हो जाएगा। आपने हल्का लिया हुआ, असल में मसला है ये, आपने हल्का बहुत ले लिया है। नहीं कॉर्पोरेट सीजीटी भी इजी था बट अभी निक ऑफ द टाइम में ऐसा लगता है सब कुछ नया है। सब किया है। कॉर्पोरेशन टैक्स। हाँ जी, चलें स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 250। मैंने इस पे पहले बख्श डे कौन सा बेटा, 5 है। यस सर। बेटा नजर आ रहा है बच्चों, जी बच्चों नजर आ सर। रहा है। जी सर क्लियर है। अच्छा, ऐसी एक बात बना रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप सुनना। एक चीज बता दूं, जो बच्चों की अकाउंटिंग कमजोर है, अगर मैं तुमसे कहूँ इंटरेस्ट इनकम का लेजर बना दो, तो जो इंटरेस्ट इनकम एक्रूड है वो एसेट है, एसेट का ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट। जितनी इनकम तुमने रिसीव की वो यहाँ पे आ गई, और ये तुम्हारी क्या हो गई, इनकम फॉर द। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी घुमा के दिया हो, ड्यू होने के बाद पे करते हैं तो लाइबिलिटी होती है। जितना पे किया ये तुम्हारा एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये तुम्हारी इनकम फॉर द ईयर। कॉपी कर लेना बेटे, काम आएगा, ठीक है। एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बच्चों क्लियर है? बच्चों क्लियर है? आगे चलें। यस सर। जी सर क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आने सवाल पे, नजर आ रहा है सबको? यस सर नजर आ रहा है। However, Limited has previously prepared accounts to 30th November, but has decided to change its accounting reference date to 31st March to be coterminous with the corporation tax financial year. Okay. The company's forecast draft distributor profit and loss for the 4-month period ended. कितने मंथ्स की है? 4 मंथ। एक बात सर, जैसे 4 मंथ देखा, आप कुछ बातें ध्यान में ले आओ। सर 4 मंथ से क्या क्या फर्क पड़ेंगे? सर कैपिटल अलाउंस अपॉर्शन होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी की लिमिट्स अपॉर्शन होंगी, ऐसी है। जी सर। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 715। अच्छा, सवाल में ना हमेशा एक बात पढ़ लेना, यू शुड, योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक बात अपने पास लिख लो बच्चों, नोट कर लेना। whenever the question asks to start trading income from operating profit, no adjustment in respect of non-trading income need to be made. Whenever examiner asks to start question from operating profit, non-trading income को इग्नोर करना है और कहाँ डायरेक्ट जाके देखोगे, मेन फॉर्मेट में। क्लियर है? जी सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ट्रेडिंग इनकम का इफेक्ट शामिल ही नहीं होता असल में, तो डिडक्ट क्यों करूं? ओके, कहां से स्टार्ट करूं बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है बेटा? ओके, नोट 1 पढ़ता हूं। डेप्रिसिएशन ऑफ 1170 एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ लीजहोल्ड प्रॉपर्टी हैव बीन डिडक्टेड इन अराइविंग एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन डिडक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, ऐड बैक। कितना बेटा? 11760। सर अमोर्टाइजेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, जल्दी बताओ क्या बताया था? टैक्सेबल लीज प्रीमियम अपॉन इयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। क्लियर है? अच्छा जी सर।
सर अमोर्टाइजेशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमियम का पता नहीं है, क्या करेंगे? हमने कितने डिडक्ट किए हैं बस याद कर लो। हमने कितने डिडक्ट किए हैं? 1300। 1300। जरा आके वर्किंग करते हैं, आके अपने पास थोड़ा सी वर्किंग कर लेते हैं। ऑन 1 December 2024 हार्बर लिमिटेड एक्वायर्ड लीज होल्ड ऑफिस बिल्डिंग पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 78,000। सर मुझे फौरन से याद आ गया, क्या निकालना पड़ेगा इकरा? amortization लीज प्रीमियम निकालना है, amortization लीज प्रीमियम माइनस 2% डिवाइड बाय ईयर्स, और अगर मंथ हो तो मंथ में भी डिवाइड करेंगे। याद है बच्चों? फातिमा क्लियर है? याद है आपको? अमोर्टाइजेशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमियम को हम क्या करते हैं? पहले ईयर्स में डिवाइड करते हैं और फिर मंथ में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? या क्लियर। इनकम होती तो नहीं करते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक्सपेंस है तो करेंगे, इनकम में नहीं करेंगे। अच्छा भाई कितना, कितने का प्रीमियम था? 78,000 माइनस 2%, कितने साल का था? 20 years. क्या मंथ में भी अपॉर्शन करना पड़ेगा बच्चों? Yes sir. 4 divided कितने by मंथ्स का 12. बेटा? दिसंबर से मार्च। 4/12 4. निकालो जल्दी, शाबाश। Sir 80. मैं भी कर लूं बेटा, फिर आप फिर एक ऐसा बार- भरोसा उठा है। नहीं नहीं, भरोसा नहीं उठा, कभी कभी अपने ऊपर से भी उठ जाता है भाई। नहीं सर, मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। बेटा 806 आ रहा है क्या? जी सर, ये यस यार सर। Yes sir, यही है. हमें 806 डिडक्ट करने चाहिए थे, शुड हैव बीन। हमने 1300 किया हुआ है। हमने कितने डिडक्ट कर दिया बच्चों? 1300। क्या मैं कह सकता हूँ हमने थोड़ा ज्यादा डिडक्ट कर दिया है? जी यस सर। बैक हो जाओ। सर 494 एड बैक करेंगे। 494। 4। वेरी गुड बच्चों, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? फिल्जा क्लियर है बच्चे? यस सर। फिल्जा आजकल बादाम खा रही है कि नहीं खा रही हैं आप? खाती हूँ सर। कराची में एक शॉप है बॉम्बे ड्राई फ्रूट्स, इट इज रियली फेमस फॉर द ड्राई फ्रूट्स, यू नो। हमारे जो सेठ होते हैं ना, वो भी भर भर के, जब मैं देखूंगा ना, वो वहां से बड़ा मंगवाते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैं भी परसों वहां ट्राई करने गया तो मुझे आपकी याद आई, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि यू टेंड टू फॉरगेट द रूल्स। बच्चों क्लियर हो गया? माशाल्लाह इनकम हमारी निबट गई, ट्रेडिंग इनकम निबट गई। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देखो कहां तक हो गई। लीज प्रीमियम में सर जी एक चीज बताएंगे, स्टार्टिंग में जो हेडिंग लिखनी है उसकी क्या लाइन लिखी है? अप्रोप्रिएट लाइन, कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर द ईयर फॉर द हार्बर, मींस वो पेपर में ऐसे हेडिंग बना लेना। एक आइटम ऐसा होगा जो टॉप पे नहीं होगा लेकिन नीचे गिवन होगा कंपनी में, दैट इज कैपिटल अलाउंस। अलाउंस। इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या आप में से कोई वर्किंग कर सकते हैं कैपिटल अलाउंस की? आ जाए। करवाएं सर, हम भी करना है। मेन पूल, स्पेशल रेट पूल। द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ बोथ मेन पूल एंड स्पेशल रेट पूल एज पर December was nil। माशाल्लाह, मेन पूल की वैल्यू और स्पेशल रेट पूल की जीरो थी। ऑन 12 जनवरी फॉरवर्ड कैपिटल अलाउंस कितने मंथ का कैलकुलेट होगा? सर 4 4 मंथ्स। याद रखना, इकरा आपने भी पूछा था और खदीजा आपने ये- पूछा था। खदीजा नहीं है इस वक्त हमारे साथ। कैपिटल अलाउंस में डेट ऑफ परचेज से फर्क नहीं पड़ता। अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है तो पूरे 12 महीने निकालते हैं, और 4 का तो 4 महीने निकालेंगे। हार्बर लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 5,48,000। दिस विल बी अ लॉन्ग लाइफ एसेट फॉर कैपिटल अलाउंस पर्पस। लो भाई, आरपीआई यह लॉन्ग लाइफ एसेट है। Special pool. स्पेशल रेट पूल ये होगा, कम होगा लेकिन ये तो पोर्शन हो जाएगा ना। नहीं 4 मंथ्स का होगा। प्लांट एंड मशीनरी, यार क्या पूरा 5,48,000 माइनस कर दूं क्या? सर पहले यही है पोर्शन होगा ना। शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए दो चीजें अपॉर्शन होती हैं, एआईए और WDA. WDA 1 मिलियन एक साल का 12 महीने का होता है। 3,33,333। 333. क्या आ रहा है 6 times 3 वही आ रहा है. सर? यही आ रहा है 3,33,333। कितना बच गया बेटा? ये सर एक सेकेंड यार, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 548,000। यार क्या इसको स्पेशल रेट पूल में ट्रांसफर कर दूं?
कुछ और मिल सकता है इसमें अलाउंस? बच्चों याद है? FY 50%. EC 50%. FY. वेरी गुड बच्चों। जो बाकी बच जाएगा उसका क्या करूं? बैलेंसिंग चार्ज सर या WDA नहीं, नेक्स्ट नहीं। ईयर में, नेक्स्ट ईयर में फॉलोइंग ईयर में WDA चलेगा। इस पे आपके पास नेक्स्ट ईयर WDA एट द रेट ऑफ 86% स्पेशल रेट पूल लेना। 440666 बेटा देखना। Yes sir, यही है. यस सर यही है। फिल्जा क्लियर है बच्चे? फिल्जा यस सर। अच्छा भाई, या कोई इंटरेस्ट पेड है चेक करना, ट्रेडिंग इंटरेस्ट पेड। यस सर 4 पॉइंट। दो आइटम हो गए जो मैंने कहा नीचे से देखने हैं, ट्रेडिंग और यार इंटरेस्ट पेड को पढ़ना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं कर सकता। क्यों सर डायरेक्ट क्यों डिडक्ट नहीं कर रहे? बेटा हो सकता है गलत किया हुआ है ना बेटा, याद है ना? Yes sir. यस सर। अच्छा Because आगे जो उन्होंने नोट दिए हैं तो हमें रीड आउट करना पड़ेगा. द इंटरेस्ट पेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हार्वर्ड लिमिटेड 6% लोन नोट्स। हमने कहा ठीक है, हार्वर्ड लिमिटेड ने कोई लोन नोट्स इशू किए हुए, उसका इंटरेस्ट पेड है विद द इंटरेस्ट फॉर 6 months ऑफ 24,600 being paid on 1st January 2025। भाई जितना पे किया वो तो क्या हो जाता है कैश, या इंटरेस्ट ऑफ 12,300 विल बी एक्रूड। ये इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनाओगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का? एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो लेजर होता है वो नॉर्मल लायबिलिटी के तौर पे आता है, बीडी बैलेंस डेबिट क्रेडिट सीडी डेबिट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्रूअल एट 1st December बीइंग 20500। ओ कुछ याद आ रहा है इंटरेस्ट का लेजर कैसे बनता है बेटा एक्सपेंस का? Yes sir. बीडी एक्रूअल क्रेडिट सीडी, बीडी क्रेडिट सीडी डेबिट, जितना पे किया कैश या बैंक, और जो बच जाएगा वो हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्लियर है? बीडी कितना था बेटा? साल के शुरू में कितना एक्रूअल हुआ बताओ? 2500. 20,500 ना। Yes sir. साल के आखिर में कितना एक्रूड है? 12,300. पेमेंट कितनी की है टोटल? 24,600. जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा एक्सपेंस फॉर द 16,400 आ रहा है क्या? 400 6400। फिर सर क्लियर है किस तरह बनाया मैंने ये? यस सर। आगे चलो बेटा बच्चों। जी जी चले। और कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं और कोई एक्सपेंस नहीं है? सर आपने इनकम नहीं देखी? भाई देखूंगा भी नहीं, क्योंकि सवाल कहां से स्टार्ट किया है? Operating profit. 276 तो बेटा 276 87.5 276 88 कर ले। एक दफा और भी कोई कंफर्म कर दे, बट कंफर्म यही है। Tax administrative trading profit 388 यही है सर। जी याद है, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट सर। आप लोग बोलो बेटा क्लियर है? Yes sir. जी सर क्लियर है। अच्छा अब कहाँ जाएंगे? अब क्या बनता है ट्रेडिंग इनकम के बाद? मेन फॉर्मेट। मेन फॉर्म। ट्रेडिंग इनकम तो आ गई, अब आपके पास देखते हैं कौन कौन सी और इनकम है, और उसमें से जो जो इनकम रिकैलकुलेट हो सकेगी हम रिकैलकुलेट भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी इनकम निकालो, कितने महीने की? 4 months. कंपनी की प्रॉपर्टी इनकम किस बेसिस पे होगी? कह रहे हैं बेटा आप प्रॉपर्टी इनकम? फैजान कह रहे हो बेटा? यस सर। सर 9800। 9800 में बेटा Yes sir. 9800. बस बेटा गाइड करेंगे कैसे निकालिए। सर सबसे पहले रेंट हम अपोर्शन करेंगे. 6 months का रेंट है तो उसे 4 months में करेंगे. 15,600 divided by 6 multiplied by 4. It will be 10,400. सर दानिश को हटाओ, हमें सिकरा को लाओ। सही 9000 यही आ रही है 9000। 15,600 कितने महीने की थी? 6 months. 2/3 10,400.
इंटरेस्ट सॉरी इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना लो बेटा, कितने महीने का? 1800 कंप्लीट ईयर का है, तो इसे 4 मंथ्स में पोर्शन करेंगे। ये भी देखिएगा बेटा, पे कब से करना शुरू किया था वाकई, ठीक है आपने सही बताया मुझे, 1 दिसंबर से लेके पे किया है, और पूरे लास्ट साल के ईयर। हम तो लेंगे 1800 डिवाइडेड 12 इंटू 4, यस। 600। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास क्लियर है बच्चों? ये सर। अब चेक करो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है कि चार्जेबल गेन रिकैलकुलेट कर सको। हो सकता है कभी तुम रिकैलकुलेट ना कर सकते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम रिकैलकुलेट नहीं कर सको, तो फिर एज इट इज लिख दोगे। चार्जेबल गेन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 100 for 300। जो चेक करो इस वर्डिंग से रिकैलकुलेट हो सकता है कि नहीं? नो सर। चार्जेबल गेन नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता बेटा, इसका मतलब है जो गिवन है वो करेक्ट है, फिर ही मान ले आओ। जब रिकैलकुलेट ना हो सके तो क्या समझो, तो गिवन है वो ठीक है। कितनी बेटा? सर एक सेकंड। 384788। कोई और भी साथ कंफर्म कर दे। यस सर, यही है। कोई गिफ्टेड है? नहीं है, यही आपकी टीटीपी है, यस सर। और किसी अनकनेक्टेड कंपनी का डिविडेंड भी नहीं है, कि आपकी एपी है। सर रेट क्या लगेगा? सर 2.5 लाख से ऊपर है, डायरेक्ट कितना लग जाएगा? 25%। लेकिन एक बात सुन लो, लिमिट भी 50,000 4 मंथ की होगी पोर्शन। इत्तेफाक की बात है, अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा, वरना लिमिट तुम इस तरह देखोगे। और फिर भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो तो बढ़नी, मुझे पता है यार। जी जी। 62,500। 62 नहीं नहीं, एक मिनट। 4/12 है ना? 4/12 सर 833। 4/12 83333 16 को जाएगी बेटा। इक्वल टू 50,000 इंटू 4/12। यस सर 16,660। अगर इनकम 83,300 से ऊपर है तो रेट लग जाएगा 25। अगर 16,000 से कम है तो रेट लगेगा 19। सर ऑब्वियसली ऊपर है, कोई मसला नहीं है, सीडीएल निकालना 96197 96 197 961 97। फिल्जा क्लियर है बेटा ये बात? फिल्जा यस सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैपिटल हाउस हमने कॉर्पोरेशन के एक सवाल कर लिया, ये सिर्फ सवाल बनाया था बेसिक्स के लिए ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा हर सवाल ना अलग तरीके का कराऊं, एक जैसे सवाल कराऊंगा तो फिर तुम एग्जाम में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, अलग अलग तरीके कर लोगे ना। जी जी सर, बिल्कुल। यार कितना प्यारा लग रहा है सवाल, काश पेपर में भी ऐसे करता। प्रॉपर वर्किंग की है। ओए 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 ओए। आ रहा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल। बच्चों क्लियर है ना, हौसले जमा है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल रेडी बैठे हैं। बिल्कुल भाई, ये जज्बा चाहिए मुझे, जो आज कासिम का 2 साल बाद अब हुआ है ना। फातिमा क्लियर है? Yes. बिल्कुल clear. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस लिमिटेड। पहले सवाल शुरू करने से पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमेशा नहीं कहा, कंपनी के जब सवाल आए फौरन जाके देखना सवाल स्टार्ट कहां से करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट चिली से। विनस लिमिटेड। एक बात पता लग गई, क्या? योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके अंदर वो नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है। नॉन ट्रेडिंग इनकम का इफेक्ट शामिल नहीं है, नॉन ट्रेडिंग इनकम का इफेक्ट शामिल नहीं है, उसको इग्नोर करना। कहां से स्टार्ट करूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करना, ये किधर जा रहा है? कंप्यूटेशन लॉ। कितने बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 2,00692।
अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। जीबी में तो नहीं, पहले क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को माइनस ऐड सही करने के लिए क्या करूं? ऐड बैक डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन 32046 ओके। अमोर्टाइजेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसके धोखे में नहीं आना, तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? इसको रिकैलकुलेट। आ जाओ जल्दी से। और फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, लीज प्रीमियम। इसका ठीक है। लीज प्रीमियम 96,000। नोट से बताएगी वर्किंग बेटा, यहाँ से नहीं, नोट वन से पढ़ो। पीरियड 12 महीने, अच्छा ओके, निकालो। सर 6240। अल्लाह करे ये है। सर ये कितने पीरियड का कर रहे हैं? ऊपर करिएगा। 12 मंथ का ही कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। कुछ माइनस करना पड़ेगा क्या? यस सर 4000 लेस करेंगे, 2240 लेस करना पड़ेगा बीच में से, बिकॉज उन्होंने कम लेस। अच्छा, आप बोले उन्होंने कम लेस किया है, चेक कर लेते हैं अभी। पहले आप लोग निकालने बेटे, शाबाश। 6240 है, 2240 का ऐड होगा और माइनस होगा, लेस होगा। पहले ईयर में डिवाइड करो। एक बात सुन लो, नोट कर लो, जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे एक्विजिशन डेट जो थी ना, जब हमने अग्रीमेंट किया था, वो 1 दिसंबर थी और आपका पीरियड था मार्च। कितने हो रहे थे? 4 मंथ्स। सर यहाँ पे आओ, कितने महीने हैं? सर पूरे 12 मंथ। हाँ 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 हाँ, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स सॉरी। अच्छा, लीज होल्ड यानी अपने पास नोटिंग कर लो, लीज होल्ड प्रीमियम जो है वो अपॉर्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन। आपने रेंटल एग्रीमेंट कब एक्वायर किया है? इकरा क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने आपसे? जी सर, डेट ऑफ परचेज के हिसाब से अपोर्शन होगी। डेट ऑफ रेंटल एग्रीमेंट कब हुआ है? डेट ऑफ एग्रीमेंट ये सिर्फ यहीं पे ही होगी ना, टेनेंट नहीं, इसमें टेनेंट की कैलकुलेशन में होगी ना? जी बिल्कुल, ओनरशिप वाले में। ओनर में नहीं होगी, बिल्कुल। प्रॉपर्टी इनकम निकालते टाइम नहीं होगी, जब टेनेंट की कैलकुलेशन करेंगे तब होगी। 3120 आ रहा है बेटा, चेक करें। जी सर यही है। आपने लेस कितना किया हुआ है बच्चे? 4000। 888 बैक कर लेंगे। ज्यादा डिडक्ट कर दिया। जी सर 880 ऐड बैक। सर जी ये जो आपने मंथ वाला पॉइंट बताया, ये वाला एक दफा फिर से रिपीट करेंगे? लीज प्रीमियम फॉर टेनेंट इज अपॉर्शन बेस्ड ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट। डेट ऑफ अग्रीमेंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पीरियड। कितना ऐड बैक करूं बेटा? 880। अदर एक्सपेंस के बारे में कह रहे हैं, नोट 2 पढ़ लो भाई। इनके कस्टमर्स इनके सर अलाउड है। एंटरटेनमेंट सिर्फ किसको अलाउड है बताया था? एम्प्लॉइज। एंटरटेनमेंट सिर्फ किसको अलाउड है? एंटरटेनमेंट किसको अलाउड है बेटा? किसको? एम्प्लॉइज को कर क्या सर? एंटरटेनमेंट का रूल ये बताया था, एंटरटेनमेंट इज ओनली अलाउड टू स्टाफ, किसी और को अलाउड नहीं। हमने किसको एंटरटेन किया है? बेचारे कस्टमर्स। क्या करूंगा? ऐड बैक क्या है? गिफ्ट टू कस्टमर। ओ 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी। पहली बात, $50 से कम, 50 पाउंड से कम हो। ओ पर ना हो, वो डैम्पर है। 273 क्यों अलाउड नहीं होगी? कौन सा आइटम आ गया? फूड डैम्पर नहीं। ईडेबल आइटम आ गया। क्यूसीडी माइनस होता है लेकिन मेन फॉर्मेट से, ट्रेडिंग से माइनस नहीं होता। कहां से? मेन फॉर्मेट। क्लियर हो गया बेटा? बताओ कितना हो गया?
मैं ख्याल है नहीं, एक चीज देखनी पड़ेगी बेटा, सॉरी सॉरी, तुम्हें बताया था फिर तुम लोग खुद भूल गए ना। क्या था बताया था मैंने? दो चीजें नॉर्मली, दो चीजें नॉर्मली देखनी पड़ेगी। क्या जी सर? एक चीज कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस है, कैपिटल अलाउंस चेक करें। ओ क्यों नहीं है भाई? क्या बगैर इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? क्या तो खुद निकाल दो बेटा, खुद निकालो, मैं नहीं करूंगा, आप लोग करो। आप लोग ट्राई करो बेटा। जीपी मेन पूल, कार इमेजिन रेट कितना था, कहाँ जाएगी बेटा बताओ? स्पेशल। विद आइए विदाउट आइए? विदाउट AIA। Without. न्यू डिलीवरी वैन मेन पूल मेन पूल विद आइए विदाउट आइए? विद AIA। With. CO2 रेट नहीं देखते वैन में। इक्विपमेंट मेन पूल कार टू, CO2 रेट कितना, 40 GP। कहाँ जाएगा? GP। विद आइए विदाउट आइए? विदाउट। AI नहीं है इस पे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जी सर। ऑन 15 मार्च वीनस लिमिटेड सोल्ड कार 1, जहां पे ऐड की थी वहीं से डिस्पोज ऑफ भी करोगे। यस सर। कितने की बेची? 16,700। चलो बेटा करो, आप लोग कर सकते हो प्लीज। आई वांट यू टू बी ना, मतलब फ्लेक्स योर मसल्स। सर जस्ट ये बता दें, डिस्पोजल जो है वो WDA कैलकुलेट करने से पहले लड़की, करेंगे। अगर WDA कैलकुलेट करने के बाद डिस्पोजल किया तो डिस्पोजल का फायदा क्या हुआ? है कि नहीं पॉइंट? जो एसिड चला गया उस पर WDA कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है डिस्पोजल पहले ट्रीट होना चाहिए। ठीक है बेटा? सर कैलकुलेट हो गया, आप करें फिर आंसर देखता हूँ सही है गलत है। सही बेटा आंसर बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। कौन सी गाड़ी बेची है मैंने? कार 1। R1। जिस पूल से डाली थी उसी पूल से निकाल दूंगा। SRP सिंगल एसिड पूल है कि मल्टीपल एसिड पूल है? सर सिंगल। सिंगल एसिड पूल है, और सिंगल एसिड पूल से जब कोई एसिड बिकता है प्रॉफिट नहीं आता, सिर्फ पूल का बैलेंस रिड्यूस होता है। एक 18% आ जाएगा। और अच्छे। इल्जा क्लियर है? तो तेज तो नहीं जा रहा बेटा मैं? नहीं इल्जा सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्लियर है बच्चों? यस सर। 80324। यस सर। यस सर यही है। तो 3D बैलेंस आ जाएंगे तो कंडीशन पे तो चाहिए था। फातिमा क्लियर है? Yes, sir. इकरा, असीब, असीब तुम बोलो बेटा। जी सर क्लियर है। 28593 की वैल्यूज चाहिए आपको? 80324 सर। 161034 161034। सर ये तो आपने सिंपल वे से निकाल दिया आंसर, ये इनहांस नहीं लेंगे इसमें? क्या बेटा? सर इसमें जो आपने बताया कैपिटल अलाउंस का जो आपने बताया तरीका, हाँ इसमें इनहांस कैपिटल अलाउंस लेते हैं। मेरा बच्चा AIA के बाद बचेगा तो आता ना, AIA में सब पूरा हो गया, चेक करो। लेकिन एनहांस वाली कोई आइटम भी तो नहीं, आइटम थी कोई? आइटम था 100% FI था, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर दोनों मिल रहे हो तो पहले AIA को प्रेफरेंस देंगे, AIA के बाद FI देखते हैं। याद है? ओके क्लियर है? सर। जी सर। अच्छा हाँ। 161034 सर। 16 कोई कंफर्म कर ले सर। क्लियर है? देख लें। जी सर। जी सर ये। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करें? अब बाकी इनकम देखते हैं। चलिए शाबाश। अब बाकी इनकम को कहाँ लेके जाएंगे बेटा? डायरेक्टली मेन फॉर्मेट।
मिन फॉर्मेट पहले ट्रेडिंग इनकम लगा दो 161034 अब चेक करो कौन सी इनकम है ये। बैंक Interest इंटरेस्ट income. The bank interest received during the year ended 31st March was 18050. Relates to deposit held for non-trading purpose, ठीक है। इनकम में ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग मत देखना सर, इनकम में ट्रेडिंग जो है ना इंटरेस्ट से बैंक की होती है, बैंक का आपका अकाउंट देगा नहीं, तो हमेशा इंटरेस्ट इनकम नॉन ट्रेडिंग ही गिवन होगी, घबराने की जरूरत नहीं। ट्रेडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस पे देखना ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग, इनकम हमेशा क्वेश्चन में नॉन ट्रेडिंग ही होगी। क्लियर है बच्चों? जी सर। In addition, on 10th April, 350 of non-trading interest was received in relation to 31st March. बोले साल के बाद जब साल क्लोज हो गया तो 350 रुपए रिसीवेबल थे, ठीक है। 350 रुपए क्या थे? रिसीवेबल थे, वो मुझे नेक्स्ट ईयर रिसीव हुए। इसका मतलब जब साल खत्म हुआ होगा तो मेरे एक्रूड होंगे 350। अगर बिल्कुल ही बेवकूफ तो ऐसा सोचते हैं ये रिसीव हो गए तो भी रिसीव है, दोनों को ऐड कर देते। सर 18400। बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट पेड होता, अगर क्वेश्चन में कोई नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट पेड होता तो वो यहां से माइनस हो जाता। ऑन ट्रेडिंग इंटरेस्ट पेड वो इंटरेस्ट इनकम में से ना, हाँ मेन फॉर्मेट में से इस तरह, और ये मेरा नेट इनकम आ जाता है नहीं, इसलिए समझा दिया मैंने। डिविडेंड को बाद में देखता हूँ, डिविडेंड तो आखिरी आइटम होता है ना, पहले प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल देखता हूँ और चेक करूंगा क्या मैं इसको रिकैलकुलेट कर सकता हूँ। द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 2% शेयरहोल्डिंग दैट वाज सोल्ड ऑन 85। हमें कुछ कंपनी के 2% शेयर थे, हमने उसको बेचा, जिसके से हमारा चार्जेबल गेन कितना आ गया 6280 आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ टैक्सेशन अलाउंस। सब कुछ माइनस करने के बाद क्या मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन से दोबारा रिकैलकुलेट कर सकता हूँ? नो सर। सही बेटा, सिर्फ आपने डिविडेंड को देखा नहीं बेटा, असल में डिविडेंड टीडीपी के बाद आता है ना, प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं थी कोई, चेक करना टोटल इनकम कितनी थी बेटा बताना। 242314। 242314। कोई और भी साथ कंफर्म करते हैं। लेस क्यूसीडी यूसीडी भी तो आता है बेटा, था ना यहाँ पे कहीं पे। यस सर। ये रहा 1410। 24904। अब आओ यहाँ पे, अनकनेक्टेड कंपनीज, यहाँ पे आओ जरा। गुड रिलीफ For the year 31st March Limited 80% यूके सब्सिडरी कंपनी। वीनस में मार्स का शेयर कितना परसेंट था? 80%। तो ये क्या बन गया? 75% जीआरजी। जीआरजी। और जब 75% जीआरजी बन जाए तो लोग आपस में अपने ट्रेडिंग लॉस क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो दूसरी कंपनी का लॉस कहां से माइनस करूं? हमेशा टीडीपी से। कहां से? टीटीपी से। ग्रुप रिलीफ का मतलब क्या है? आप दूसरी कंपनी का लॉस क्या कर रहे हो? क्लेम कर रहे हो। आप क्लेमेड कंपनी है। कौन सी कंपनी? क्लेमेड। और जो मार्स कंपनी है वो क्या है? सरेंडरिंग कंपनी। किसी ने मेरा ग्रुप रिलीफ का लेक्चर देखा था बेटा क्या? जी सर मैंने देखा था, मैं अभी लेक्चर से पहले वही देख रहा था। यस सर। दिख रहा आपने देखा था बेटा? जो आपने व्हाट्सएप पे सेंड। मैं कभी अपने, क्योंकि अब तो मैं अपने प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करता, मैं acconline.co के साथ ही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों मुझे ऐसा आया था कि लेक्चर रिकॉर्ड करके तो काम आएगा। 233269। अच्छा बच्चों एक बात नोट कर लो, देखो हर सवाल में हर बात तो नहीं होती ना। जब लॉस सेट ऑफ कर रहे हो चेक करें दोनों का अकाउंटिंग पीरियड सेम है। जी सर सेम। सेम नहीं होता तो फिर कहानी अलग होती, याद है? स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट, स्टार्ट फ्रॉम द लेटर, एंड टू द अर्लीस्ट, याद आ रहा है? मैंने एक रूल से कराया था
क्या कि दोनों के अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग हो तो लेक्चर के अंदर? सर एक सवाल ऐसा करवा देना फिर से, अगर हाथ आया कोई इसमें सब मिक्स हो। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? फातिमा, जी डन? सर यहाँ तक तो क्लियर है, डन। During the year ended 31st March, Venus Limited received dividend of 34,000 from Mars Limited, 80% UK subsidiary. लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं सर, ये कनेक्टेड है, नहीं लेंगे। कनेक्टेड है। अनकनेक्टेड कंपनीज का 0 हो जाएगा, एगमेंटेड प्रॉफिट भी सेम आ जाएगा। Augmented profit. सर अगर ग्रुप में एक से ज्यादा कंपनी हो तो लिमिट्स डिवाइड हो जाती है। लिमिट्स डिवाइड हो आपका फिल्जा नॉर्मल लिमिट क्या होती है याद है? 50 to 50। जब आपने कंपनी अकाउंट पढ़ना शुरू किया था तो आपने कहा था इसका फर्क क्या पड़ता है। अब लिमिट्स कितनी हो गई? 125 और हाँ ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा है, 125 से ज्यादा है, क्या लग जाएगा? 25%। 25%। 58317। बच्चों क्लियर है? आप बताइए। ठीक सर। एक सवाल मैंने आपको अलग अलग देखो वैरायटी दिखाता रहा हूँ कि सवाल में क्या क्या वैरायटी है, सवाल में क्या क्या वैरायटी है। जी सर। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। लड़की, फिल्जा, इकरा, फातिमा, ऑल डन? यस। अगला अब आओ। सवाल हो गया या बाकी? सही बेटा? जी मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर कॉर्पोरेशन के सवाल में कभी भी बीच में चीजें लेके आ सकता है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर लूँ फिर आगे चलूँ। ठीक है बेटा? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स में ग्रुप की। किसकी बात करते हैं बेटा? ग्रुप की। देखो टैक्स में ग्रुप का मतलब थोड़ा सा अलग है। ग्रुप में आपके पास 3 चीजें हैं बेटा। सबसे पहले एसोसिएट। क्या है बेटा? एसोसिएट। हमने कहा एसोसिएट क्या होती है? ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 60% शेयर होल्डिंग है। कितनी बेटा? 60% शेयर होल्डिंग है। सर जनरली अगर 60% शेयर होल्डिंग है तो इसका मतलब है जनरली इतनी ही वोटिंग प्रोपोर्शन भी होगी। जनरली मेरा राइट कंपनी के जो नेट एसेट्स होंगे वो भी कितना परसेंट होगा? 60% होगा। तो इन शॉर्ट इन तमाम क्राइटेरिया की बेस पे मैं दूसरी कंपनी को क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं। अगर किसी के जहन में ये बात आ रही है कि सर ये तो सब्सिडरी होती है 50% से ऊपर, तो भाई टैक्स और लॉ में सब्सिडरी और एसोसिएट का क्राइटेरिया अलग है। तो याद रखिएगा अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर ओन करे तो क्या है? उसकी एसोसिएट है। क्लियर है बेटा? अच्छा भाई एक और एग्जांपल देखो। क्या ए बी को कंट्रोल कर रही है बच्चों? क्या बी सी को कंट्रोल कर रही है? तो इसका मतलब है ए की 2 एसोसिएट हो गई हैं, बी एंड सी आर एसोसिएट ऑफ ए। क्लियर है बेटा? एक बात मैं बता दूं, किसी के जहन में आ रही होगी ये बात, इधर हो सकता है आपके जहन में आ गई हो। इन एसोसिएट वी डू नॉट मल्टीप्लाई, वी डू नॉट मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा? सर आप क्या कहना चाहते हैं हम मल्टीप्लाई नहीं करते? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं 70 और 55% को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ए के पास बी के 70% शेयर है और बी के पास सी के 55% शेयर है, तो बी के शेयर होल्डर के जरिए ए जो है वो सी को कंट्रोल कर रही है। डन है बेटा? अब कुछ और बातें। ओवरसीज कंपनी कैन बी एसोसिएट। ओवरसीज कंपनी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एसोसिएट नहीं हो सकती है। क्लियर है बेटा? डन है? डोरमेंट कंपनी कैन नॉट बी एसोसिएट। डोरमेंट कहते हैं इनएक्टिव कंपनी को। किसको कहते हैं बेटा? इनएक्टिव। इस तरह के एग्जाम में सवाल दे सकता है। ए के पास सी के 65% शेयर हैं, लेकिन सी जो है वो डोरमेंट कंपनी है, तो क्या ये एसोसिएट है? डिस्पाइट शेयर होल्डिंग सी कैन नॉट बी एसोसिएट। डन है बेटा? ए कंपनी का ईयर एंड है 31 मार्च 2025।
ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट बी में खत्म कर दी दिसंबर 2024 में और ए का ईयर एंड है 31 मार्च 2025। अगर एक कंपनी आपकी एसोसिएट है और वो ड्यूरिंग द ईयर बिक गई है तो इट विल बी क्लासिफाइड एज एन एसोसिएट टिल एंड ऑफ ईयर। 31 मार्च 2025 का टैक्स कैलकुलेट करते टाइम हम बी को एसोसिएट ट्रीट करेंगे। डन है बच्चों? फिल्जा कोई सवाल है आपका? फिल्जा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। कुछ और इंपॉर्टेंट बात, सर और क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं? बात समझो। देखो समझो, फिल्जा आपने परसों मुझसे सवाल किया था। पहली बात जो मैं एमसीक्यू उसके लिए बता रहा हूं वो ये कि आप एसोसिएट से अपने लॉसेस शेयर नहीं कर सकते। आप एसोसिएट से अपने लॉसेस शेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ, ये आपकी ए कंपनी का मेन फॉर्मेट है। टीटीपी है 1,40,000 और अनकनेक्टेड कंपनी के डिविडेंड हैं से 10,000। क्या क्या बेटा? ऑगमेंटेड प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? नीचे लिखा होगा ए हैज 3 एसोसिएट्स। कितने एसोसिएट्स हैं बेटा? 3। ठीक है। अब जब हम टैक्स लिमिट अप्लाई करेंगे, याद है बेटा लिमिट कितनी होती है? स्मॉल लिमिट कितनी होती है बेटा इरज? और अपर लिमिट कितनी होती है बेटा? 1A 3 उसकी एसोसिएट्स। तो ग्रुप में कितनी कंपनी हो गई? 4। तो अभी लिमिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 12,500, 62,500। अब चेक करो तुम्हारा एपी कहां फॉल कर रहा है? 62,500 से कम है, ज्यादा है? हाँ बेटा, अब आपका एपी जो है दैट इज मोर देन कितना बेटा? आपका एपी 62,500 से ज्यादा है। तो अब आपका कौन सा रेट लगेगा? कितना परसेंट बेटा? 25%। और रेट लगता किस पे? टीडीपी पे लगेगा। इधर मुझे यकीन है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिल्जा, आर यू क्लियर नाउ? कि आपने मुझसे पूछा था कि एसोसिएट से क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? आपसे बढ़ के है क्या? आपसे बढ़ के है, आपने बोल दिया पढ़ा देंगे बस। 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप। 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप। देखो याद रखो, टैक्स में सब्सिडरी का जो क्राइटेरिया है दैट इज 75%। दैट इज 75%। क्लियर है बच्चों? अब बात समझो, 75% जीआरजी कब बनता है? इफ वन कंपनी होल्ड्स 75% or more shares of the other company, then they become part of 75% group relief group. A and B are part of 75% group relief group. डन है? और क्या बी ए की सब्सिडरी है? इरज, क्या सी बी की सब्सिडरी है? हाँ। क्या ए सी की सब्सिडरी है? हमें यहां पे इफेक्टिव कंट्रोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव कंट्रोल। 90% इंटू कितना बन गया? 81%। इसका मतलब है ए बी एंड सी आर पार्ट ऑफ 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप। क्लियर है? बी जो है ए की डायरेक्ट सब्सिडरी है और सी जो है वो ए की इनडायरेक्ट सब्सिडरी है। क्लियर है? इरज, फिल्जा, कोई डाउट बेटा? सर 2 फर्क नजर आए एसोसिएट्स और सब्सिडरी में। एक तो परसेंटेज का फर्क है और एक और क्या फर्क है बच्चों? एक और फर्क भी निकला। क्या फर्क निकला? इफेक्टिव कंट्रोल निकालने वाला। वेरी गुड। एसोसिएट्स में बस देखा था ए बी को कर रही है, बी सी को कर रही है, एसोसिएट्स हो गई। यहां पे परसेंटेज निकालनी पड़ती है मल्टीप्लाई करके। इज इट क्लियर?
बताओ जल्दी, परसेंटेज कैलकुलेट करो, बताओ क्या डायरेक्ट सब्सिडरी है कि नहीं है? बी ए की सब्सिडरी, सी बी की, या ए सी की है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। कितना बेटा? यस, ए बी एंड सी आर पार्ट ऑफ 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप। बच्चों क्लियर है? इधर आप बोलें, फिर से आप बोलें। एक और बात सुन लें, द कंपनी विच डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ लार्जर 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप कैन फॉर्म स्मॉल ग्रुप। इंपॉर्टेंट बात की है मैंने। बी ए की सब्सिडरी है कि नहीं है? हाँ बेटा, बी ए की सब्सिडरी है? इरज, नवीद, इज बी सब्सिडरी ऑफ ए? सॉरी बेटा, इज बी सब्सिडरी ऑफ ए? इज बी सब्सिडरी ऑफ ए? हाँ बेटा, क्या बी ए की सब्सिडरी है? क्या सी बी की सब्सिडरी है? क्या सी ए की सब्सिडरी है? कितना आ रहा है? ओ, अब पता है क्या होगा? देयर विल बी 275% ग्रुप रिलीफ ग्रुप, one between A and B, and second between B and C. क्लियर है बच्चों? बच्चों ऑल क्लियर? गुड। फिल्जा आप बोलें, implication of 75% group relief group, implication of part of 75% group relief group। नंबर 1 मेरा बेटा, आप अपने ट्रेडिंग लॉसेस शेयर कर सकते हो आपस में। जो कंपनी 75% जीआरजी का पार्ट है वो अपने ट्रेडिंग लॉसेस क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं आपस में। प्रॉपर्टी लॉसेस भी शेयर कर सकते हैं। क्यूसीडी भी शेयर कर सकते हैं। एक के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो ए अपना क्यूसीडी बी को दे सकता है। क्लियर है? जनरली 99.9% चांस यही होता है कि आपका ट्रेडिंग लॉस पूछेगा वो। अब कभी आपको एग्जाम में अगर कहें कि कोई कंपनी ग्रुप रिलीफ क्लेम कर रही है, क्या कर रही है? ग्रुप रिलीफ क्लेम कर रही है, तो इसका मतलब है दे आर रेफरिंग टू ट्रेडिंग लॉसेस ऑफ अदर कंपनी। दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग लॉसेस ऑफ अदर कंपनी। क्लियर है बेटा? क्लियर है ये बात? याद रहेगी? ओके, अच्छा भाई आगे चलते हैं। सर, ट्रेडिंग लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड का मैच करना जरूरी है। ट्रेडिंग लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, सरेंडर करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड का मैच करना जरूरी है। क्लियर है? ये बात कह रहा हूं, इसको समझाता हूं 2 मिनट में, ठीक है? हाँ बेटा, नहीं समझा तुम्हारी बात बेटा? 3 नवंबर तक की? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ए कंपनी का ईयर एंड है 1/1/13 से 31/12/13। बी का पीरियड भी है 31/12/13। अकाउंटिंग पीरियड सेम है? अकाउंटिंग पीरियड सेम है कि नहीं है बताओ दोनों के? हाँ बच्चों, आर द अकाउंटिंग पीरियड सेम और नॉट? जी बच्चों, कैन यू हियर मी? बच्चों कैन यू हियर मी? हेलो बच्चों, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम। कैन यू हियर मी? हाँ बेटा, सॉरी बेटा, आपको पता है ना पाकिस्तान तो बस इसी तरह चल रहा है, अल्लाह माफ करे। क्या दोनों की अकाउंटिंग पीरियड सेम है? इरज, फिल्जा, क्या दोनों की अकाउंटिंग पीरियड सेम है? इरज, फिल्जा, आवाज नहीं आ रही मुझे। सेम है बेटा, तो आपस में लॉसेस शेयर करना बहुत आसान है। अब बात को समझो, सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो अलग बात है। जब हम 75% जीआरजी की बात करेंगे तो ग्रुप में 2 तरह की कंपनियां होंगी। एक को हम कहते हैं सरेंडरिंग कंपनी और दूसरे को कहेंगे क्लेमेड कंपनी। सरेंडरिंग कंपनी वो कंपनी जिसने लॉस इनकर किया है और क्लेमेड कंपनी वो है जो प्रॉफिट में है। क्लियर है? ये वो कंपनी है जो प्रॉफिट में है।
सरेंडरिंग कंपनी अपना लॉस सरेंडर करेगी किसको? क्लेमेंट को। इसको सरेंडरिंग कंपनी क्यों कहते हैं? ये अपना लॉस सरेंडरिंग करेगी किसको? क्लेमेंट कंपनी को। क्लियर है बेटा? अच्छा, आगे चलूं बच्चों। इफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ क्लेमेंट एंड सरेंडरिंग कंपनी आर नॉट सेम। जी धीरज, आपका इम्तिहान है। धीरज, आपका इम्तिहान है, कैसे होगा? अपॉर्शन करेंगे। नवीद, आप क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप रिलीफ शैल बी लोअर ऑफ लॉस ऑफ सरेंडरिंग कंपनी और टीडीपी ऑफ क्लेमेंट कंपनी। क्लियर है? लेकिन अकाउंटिंग पीरियड को क्या कराना पड़ेगा? मैच। क्या कराना पड़ेगा? मैच। इस टॉपिक पे आपको एक बहुत अच्छी जो है मैं बताऊंगा कि क्लास में किस तरह लर्निंग होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011। मैं इस टॉपिक को पढ़ाता था बड़े मुश्किल तरीके से। एक बच्चा बैठा था अब्दुल्ला नाम का, आई स्टिल रिमेम्बर। आजकल मेरे ख्याल है वो शान के अंदर जो है वो CFO है। उसने मुझे कहा सर, मैं सवाल पूछता, सारे बच्चे सोच रहे होते, वो 1 मिनट में जवाब देता। मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम 2 मिनट में जवाब दे रहे हो, बच्चों को 10 मिनट लग रहे हैं। उसने मुझे एक तरकीब बताया और मुझे वो आज तक तरकीब याद है, और मैं आपको तरकीब बताता हूं ताकि आप आराम से इस सवाल को टैकल कर सकें। ठीक है? डन है बच्चों? डन है? देख रहे हैं आप लोग? टीडीपी ऑफ एक कंपनी। कोई मुझे ग्रुप रिलीफ कैलकुलेट करके बता दे, मान जाऊंगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इरेज ट्राई करना चाहेंगी? नवीद, आप ट्राई करना चाहेंगे बेटा? जी, बच्चों को ट्राई कर रहा है। फिल्जा, इरज, नवीद, असर। जी बच्चों, कोई कैलकुलेट करना चाहेगा इसको? जी, कौन कैलकुलेट करेगा बेटा इसको? इरज, ट्राई करेंगी? कर लिया आपने? माशाल्लाह यार, गुड। इरज, आपने आंसर मत बताना। करिए, माशाल्लाह। इरज, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। आई थिंक इट्स इनफ। इरज, नहीं हो सका क्या? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नवीद, व्हाट इज योर आंसर? कितना बेटा सर? 11250। अब जरा सुन ले, जो लोग देर लग रही है ना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, और ये मेरा नहीं, हमारे एक मसला होने वाला शागिर्द ने निकाला था। आप दोनों की अकाउंटिंग पीरियड लिख लो। 31 मार्च को एंड हो रहा है ना? शुरू कब से हुआ होगा? ये कब एंड हो रहा है? जी बच्चों, ऐसी ही है कि नहीं है? हाँ भाई, क्या करें, कहां से स्टार्ट करें? अब सुन लो मेरी बात, बड़ी गौर सुनना, काम क्या बोल रहा हूं। स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट। दोनों में से जो डेट लेट आ रही हो उससे स्टार्ट करो, एंड एंड टू द अर्लीस्ट। स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट एंड टू द अर्लीस्ट। इन दोनों में से जो डेट लेटर स्टार्ट हो रही हो वहां से शुरू करो, और जो डेट पहले एंड हो रही हो वहां पे खत्म करो। इन दोनों में से कौन से पहले खत्म हो रही है बेटा? जी बेटा, कौन सी एंड हो रही है? सितंबर वाली। लो भाई, ओवरलैपिंग पीरियड आ गए। कितने महीने हो रहे हैं चेक करो। 25,000 का 6/12 कितना आ रहा है? 12,500। प्लस माइनस मत देखना, लोअर कौन सी फिगर है? तो इसका मतलब है 7,500 का ग्रुप रिलीफ क्लेम होगा। डन है बच्चों? इधर कैसा? यही था, गुड था। अच्छा, गुड। इधर समझ में आया? फिल्जा, क्लियर हुआ बेटा? दोनों में से जो लेटर डेट है वहां से स्टार्ट करो, और जो डेट पहले एंड हो रही है वहां खत्म करो। इरज, नवीद, तुम बोलो। नवीद, इन्हें कोई सवाल दिया हुआ है किट के अंदर इसका बेटा? आप ये बताएं कि बच्चे तरकीब कैसी लगाई है? इरज, आप तो चीती है ना, आपका क्या मुकाबला। गुड यार, गुड। अब करो, ग्रुप रिलीफ निकालो। शाबाश, वेरी गुड बेटा। स्टार्ट फ्रॉम द लेटर। कौन सी लेटर है बेटा? वेरी गुड। एंड टू द अर्लीस्ट। वेरी गुड। कितने महीने? 9 सर। डन है बच्चों? तरकीब आसान है कि नहीं है? हाँ बेटा, हाँ, यू एक्सक्यूज्ड।
क्या बात है आपकी, आप जीते हैं। आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। क्या बताया? चलिए भाई, आप अपने तरीके से कर लें, बस ओवरलैपिंग मंथ्स निकालते हैं। जैसे उन्होंने कहा सर जो दोनों के ओवरलैपिंग मंथ्स हो। डन है भाई? नवीद, अच्छा नवीद, अब जरा देखो, ये सवाल मैं बोल रहा हूं तुम्हारे OTQs में आ सकता है, ये तुम्हारे OTQs में आ सकता है। एक वाइट कंपनी है, उसको ट्रेडिंग लॉस हुआ है 2025। एक ब्लैक लिमिटेड है, उसका TTP है 2 पीरियड का, एक नहीं 2 पीरियड का। अब कैलकुलेट करो ग्रुप रिलीफ। चैलेंजर, अब कैलकुलेट करो ग्रुप रिलीफ, मान जाओ। अब कैसे करेंगे चीतों? इस तरह का सवाल हो तो अपने पास 2 दफा तुम्हें ग्रुप रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक दफा लोअर ऑफ, हाँ भाई 110-23 से लेके 30/9/24, और इसे क्या था 30 जून 2025 से लेके 1 जुलाई 2024। स्टार्ट फ्रॉम द लेटर एंड टू द अर्लीस्ट। हाउ मेनी मंथ्स बेटा? 3 months बच्चों। इरज 3/12 कितना? 12 दिया 1/4 9,000 6,000। तो यहां पे ग्रुप रिलीफ आया, यानी वाइट लिमिटेड इस अकाउंटिंग पीरियड में इस 36,000 से मैक्सिमम कितना लेस कर सकते हैं बेटा? 6,000। क्लियर है? दूसरा फिर 30 सितंबर 2025 से, और हाँ बेटा कितना करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां से स्टार्ट करूं बेटा? अक्टूबर के स्टार्ट फ्रॉम द लेटर एंड टू द अर्लीस्ट। हाउ मेनी मंथ्स? 9 months बच्चों। 15,000। क्लियर है बच्चों? हिरज ऑल क्लियर? फिल्जा आप बोलें, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? आ जाओ भाई। 75% कैपिटल गेन ग्रुप, 75% कैपिटल गेन ग्रुप। यार ये 75% GRG क्यों बनाया था हमने? जल्दी बताओ। ट्रेडिंग लॉसेस शेयर कर सके। क्या कर सके? ट्रेडिंग लॉसेस, ताकि हमने क्या कर सके? ट्रेडिंग लॉसेस को शेयर कर सके। हमने कहा ठीक है। अब बात सुनो, ए का बी में कितना इंटरेस्ट है? 70। दे आर पार्ट ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप, है ना? इस बी पार्ट ऑफ 70, ए एंड बी पार्ट ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप। इस ए एंड बी पार्ट ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप। इस सी एंड बी पार्ट ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप। इस सी ऑल्सो पार्ट ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप। पता नहीं, कैलकुलेट करते हैं। 80% कितना आ रहा है? यस सर, क्या बातें कर रहे हैं आप? तो कहते हो 75% होता है। कैपिटल गेन ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है? डायरेक्ट इंटरेस्ट 75%। डायरेक्ट इंटरेस्ट कितना आपके पास? 75%। और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट यानी इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वो 75 नहीं, कितना? मोर देन 50%। क्लियर है? डन है बेटा? क्लियर है? तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों की कंपोजिशन में ट्रेडिंग लॉस के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों 75 और मोर हो। कैपिटल गेन में क्या जरूरी है? डायरेक्ट 75 हो और इनडायरेक्ट मोर देन 50%। क्लियर है? अब एक और बात सुनो, ओवरसीज कंपनी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप। हाँ वो ग्रुप क्लासिफाई होगी लेकिन उसका एडवांटेज नहीं ले सकती। हमने कहा ठीक है, यानी अगर ओवरसीज कंपनी का कैपिटल गेन रिलीफ की बात हो तो आप नहीं दोगे, सिर्फ यूके बेस्ड कंपनीज को दोगे। हाँ वो काउंट होती है लेकिन उसका रिलीफ नहीं मिलता। कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं।
एक और बात सर, इम्प्लीकेशन क्या होती है? इम्प्लीकेशन ऑफ 75% कैपिटल गेन ग्रुप। सपोज करो ए और बी 75% कैपिटल गेन ग्रुप का पार्ट है। ए अगर कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो याद रखना, सेल प्रोसीड टू द सेलिंग कंपनी shall be equal to cost plus indexation allowance. Sale proceed shall be equal to cost plus indexation allowance. सर अगर सेल प्रोसीड ये रखूंगा ना तो ऐसे पे गेन या लॉस क्या हो जाएगा? नील। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इरज, ग्रुप की एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एसेट सेल करेगी तो किस प्राइस पे सेल करेगी? कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस पे। इसको मैं डीम्ड सेल प्रोसीड भी कह सकता हूं, जो एज्यूम कर रहा हूं। जो क्या कर रहा हूं? एज्यूम कर रहा हूं। एग्जाम्पल सुनो, दोनों 75% कैपिटल गेन ग्रुप का। ए ने एक एसेट दिया बी को, कॉस्ट 10,000, इंडेक्सेशन अलाउंस 4,000। अगर मैं सेल प्रोसीड डीम निकालूं तो क्या बताया था मैंने? कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस। डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड अनइंडेक्स गेन। कितना कितना आ गया बेटा? हाँ बेटा कितना आ गया? नील आ गया। क्या आ गया बेटा? नील आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग बच्चों? इट क्लियर है? इंप्लीकेशन नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल लॉस। ए और बी 75% कैपिटल गेन ग्रुप का पार्ट है। ए को कैपिटल लॉस हुआ है, बी को कैपिटल गेन हुआ है। कल पढ़ के आए थे, याद है? कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से होता है। सर ए को नजर आ रहा है कि उसके आने वाले वक्तों में भी कोई गेन नहीं होगा, तो ए अपना लॉस बी के गेन से क्या कर लेगा? बी क्या करेगा? बी का नेट गेन आ जाएगा 16,000। क्लियर है बेटा? इरज, अगर आपका कोई लॉस बच रहा हो, सपोज को सवाल नहीं बोले और कोई ऑप्शन है तो आप बता सकते हो। हाँ, अगर ग्रुप का कोई और कंपनी का गेन हुआ है तो उस गेन को वहां से क्या करवा सकते हैं? असद क्लियर है? नवीद 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 कोई डाउट है तो बोले बेटा। रोल ओवर रिलीफ, कोई अल्लाह का बंदा बताएगा रोल ओवर रिलीफ में क्या होता है? इरज आप बता दें। एक एसेट सेल किया हो और उसके प्रोसीड से, आने वाले पैसों से, एक न्यू एसेट क्या किया हो? परचेज किया हो, तो हम इस एसेट के गेन को आगे क्या कर सकते हैं? बेटा क्लियर है ये बात? इरज, एक कंपनी ने एसेट बेचा 45,000 का, कॉस्ट थी 13,000। क्या आ गया? अनइंडेक्स गेन कितने का? लेस किया इंडेक्सेशन अलाउंस। क्या गया बेटा? इंडेक्सेशन अलाउंस। क्या गया? इंडेक्सेशन अलाउंस। कितना बेटा? सर ग्रुप की एक कंपनी बी थी, उसने एक न्यू एसेट परचेज किया है 52,000 का। कितने का? इसके पास कितने पैसे आए थे? 45। सर ए ने तो नहीं, लेकिन एक कंपनी जो 75% कैपिटल गेन ग्रुप का पार्ट थी, उसने नया एसेट परचेज किया है, तो ए कंपनी अपने गेन को क्या कर सकती है? रोल ओवर कर सकती है। क्या आ जाएगी बेटा इरज? बेस कॉस्ट। क्या आ जाएगी बेटा? क्लियर है? आप बोले इरज। नवीद नवीद आप बोलिए बेटा। नवीद ये बात समझ में आई है बेटा? आप पूछिए बेटा। दो पूछे। बेवकूफ लड़कों वाला सवाल किया है तुमने असद। इसमें बस इंडेक्स गेन निकालेंगे, वहां पे नॉर्मल गेन आ जाता है। दैट्स इट। इमेजनरी लिया है मेरे चांद, इमेजनरी लिया है। होए होए अल्लाह के बंदे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया होगा इंडेक्सेशन फैक्टर। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं तो, आप सीरियस हो गए। आप लोग बोले बच्चों, आप लोग बोलो बच्चों, बच्चों क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इरज, फिल्जा,